उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में जन्मे सुब्रत रॉय ने बड़े सपने देखे। उन्होंने अपना बिजनेस 70 के दशक में चिट फंड स्कीम से शुरू किया। सहारा इंडिया परिवार यही उनकी पहचान बन गया। रॉय के करिश्मे और बिजनेस स्किल्स ने उन्हें लाखों छोटे निवेशकों का, खासकर ग्रामीण भारत में, विश्वास जीतने में मदद की। सहारा तेजी से फैल गया। फाइनेंस, मीडिया, रियल एस्टेट और यहाँ तक कि एविएशन जैसे अलग अलग सेक्टर्स में कंपनी का दायरा भारत के बाहर भी फैल गया। इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज और फार्मूला 1 रेसिंग जैसे वेंचर्स में निवेश के साथ रॉय का साम्राज्य अजेय लग रहा था और वो सफलता का प्रतीक बन गए। अक्सर सेलिब्रिटीज और राजनेताओं के साथ दिखाई देते थे, लेकिन चकाचौंध के पीछे दरारें दिखने लगी थी। फाइनेंशियल गड़बड़ियों और संदिग्ध निवेश योजनाओं की चर्चा होने लगी थी। कभी पूजनीय रहे बिजनेस टाइकून पर मुसीबत आने वाली थी। 2008 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने सहारा इंडिया परिवार की फंडरेजिंग एक्टिविटीज की जांच शुरू की। सेबी ने आरोप लगाया कि 2 सहारा कंपनियों ने गैर कानूनी तरीके से 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, लगभग 3 बिलियन यूएस डॉलर्स, लाखों छोटे निवेशकों से ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के जरिए जुटाए थे। ये डिबेंचर्स गैर कानूनी माने गए क्योंकि इन्हें बिना रेगुलेटरी अप्रूवल के जारी किया गया था। सहारा ने किसी भी गलत काम से साफ इनकार किया, यह दावा करते हुए कि उनके निवेशक परिवार की तरह हैं और उनका पैसा सुरक्षित है। कंपनी ने तर्क दिया कि उसे गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और उसका बिजनेस मॉडल यूनिक है और उन लोगों की जरूरतों को पूरा करता है जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है। इसके बाद सहारा और सेबी के बीच एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने अदालत में अपनी दलीलें पेश की। इस केस ने देश का ध्यान खींचा। भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस और निवेशक सुरक्षा पर सवाल उठाए। जैसे जैसे कानूनी लड़ाई तेज होती गई, सहारा के साम्राज्य में दरारें चौड़ी होने लगीं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुब्रत रॉय को निवेशकों को पैसे वापस करने के अपने आदेशों का पालन न करने पर अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया। रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया और तिहाड़ जेल भेज दिया गया। कभी ताकतवर रहे टाइकून के लिए यह ऊंची जगह से गिरना था। जेल में उनका समय एक मीडिया तमाशा बन गया। हर चीज पर लोगों की नजर थी। कानूनी झटकों के बावजूद रॉय अपनी बेगुनाही का दावा करते रहे, यह कहते हुए कि सहारा निवेशकों को पैसे वापस करने को तैयार है, लेकिन अपनी संपत्ति बेचने के लिए उसे और समय चाहिए। 2 साल से ज्यादा समय जेल में बिताने के बाद रॉय को 2016 में इस शर्त पर पैरोल मिली कि वह भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाएंगे। हालांकि निवेशकों का पूरा पैसा अभी भी नहीं मिला। कानूनी लड़ाई सालों तक चलती रही। सहारा ने भुगतान के लिए कई प्रस्ताव दिए, लेकिन सेबी और अदालत सहमत नहीं हुए। कभी शक्तिशाली रहा सहारा साम्राज्य टूट रहा था। निवेशकों का पैसा वसूलने के लिए उसकी संपत्ति नीलाम की जा रही थी। नवंबर 2023 में सुब्रत रॉय का निधन हो गया, एक उलझी हुई विरासत छोड़कर। जहां एक समय में उन्हें एक बिजनेस दूरदर्शी के रूप में सराहा जाता था, जिन्होंने लाखों लोगों को रोजगार और फाइनेंशियल समावेशन प्रदान किया, वहीं उनका पतन उनकी उपलब्धियों पर एक काला साया डाल गया। सहारा इंडिया स्कैम कॉर्पोरेट लालच और रेगुलेटरी फेलियर का पर्याय बन गया। 2024 तक लगभग 25,000 करोड़ रुपए या लगभग 3 बिलियन यूएस डॉलर्स लावारिस हैं, जो लाखों छोटे निवेशकों पर स्कैम के विनाशकारी प्रभाव को दर्शाता है। सरकार ने निवेशकों को पैसे वापस करने के प्रयास किए हैं, लेकिन यह प्रक्रिया धीमी और जटिल रही है। सुब्रत रॉय और सहारा इंडिया स्कैम की कहानी अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों और मजबूत फाइनेंशियल रेगुलेशन के महत्व के बारे में एक चेतावनी है। यह छोटे निवेशकों की सुरक्षा और ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत के बारे में भी सवाल उठाती है, खासकर भारत जैसे देश में जहां कई लोग अभी भी औपचारिक फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर हैं। इस स्कैम की विरासत भारत के फाइनेंशियल परिदृश्य को प्रभावित करती रहती है, जो हमें कॉर्पोरेट जगत में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व की याद दिलाती है।